Welcome back students. So today we are starting a very important topic in the series of determinant, that is properties of determinant, and this topic is very important for your determinant problems. आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स में हमें बहुत सारे डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम्स को प्रूफ करना होता है. प्रूफ करने के लिए मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, सो इन दैट क्वेश्चन वी कांट यूज़ द फॉर्मूला, क्योंकि उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स में आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रूफ करना होता है. तो हम डायरेक्टली वहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं. हमें वहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को ही अप्लाई करना होता है और जिससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है. एक एक करके हम आज सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस में यूटिलाइज होती हैं. तो इसमें आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. अगर किसी भी डिटरमिनेंट के हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होगा दैट विल बी सेम, वो आपका चेंज नहीं होगा. हम ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, सो दैट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. व्हाट आई एम सेइंग कि एक कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है. आप इसको इस तरीके से बहुत जल्दी याद कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को. सपोज आपको यहाँ पर हमने कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करा है, मैट्रिक्स ए, और इसके एलिमेंट हमने यहाँ पर लिए हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. अब हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो डिटरमिनेंट वैल्यू हम यहाँ पर कैसे कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर सारे एलिमेंट को टू वर्टिकल लाइंस के बीच में एनक्लोज कर देंगे और फिर हम यहाँ पर इसका फाइंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू. तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट लेंगे और फिर उनके कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपका होगा a1, हमने यहाँ पर a1 को प्लेस करा है. और साइन आपका यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिटरमिनेंट, और ये साइन कन्वेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करा था और ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि कैसे हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन को लर्न कर सकते हैं. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस. अगर आपका एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए आपके ईच एलिमेंट के लिए जो को फैक्टर का साइन होगा वो आपका ये आता है. कैसे आता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उस पर अब हम फोकस नहीं करेंगे. तो अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट वैल्यू को एक्सपेंड करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे a1. अब a1 के लिए यहाँ पर आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंसीडर नहीं होगा, ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट विल बी b2 c3 माइनस ऑफ b3 c2. सेकंड एलिमेंट आपका यहाँ पर v1 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस v1. माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन साइन कन्वेंशन से डेवलप होता है. क्यों डेवलप होता है, क्योंकि अगर हम इस पोजीशन की बात करेंगे, ये पोजीशन आपका कौन सा होगा, ये पोजीशन है आपका a1 2. तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -1. तो ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. सो माइनस ऑफ b1, और ये आपका यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए हम कौन सा रो एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट और कौन सा कॉलम एलिमिनेट करेंगे सेकंड. तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे a2 a3 c2 c3, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट विल बी a2 c3 माइनस ऑफ c2 a3. लास्ट एलिमेंट है c1, तो हमने यहाँ पर प्लस c1 लिखा है साइन कन्वेंशन से. और इसके बाद इसके लिए आपका जो एलिमेंट रेजिड्यू होंगे, बचे हुए होंगे, हम यहाँ पर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे. तो एलिमेंट आपके चारों बचेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इसका जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे होगा, a2 c3 माइनस ऑफ a2 b3 माइनस ऑफ a3 b2. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है. तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे. मीन्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हम यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे. तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट जो रो था वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा. नाउ अब हम यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर a1 हो जाएगा, हमने यहाँ पर a1 लिख दिया है. एंड आफ्टर दैट इसके लिए आपका माइनर वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इसका क्या होगा, ऑफकोर्स प्लस साइन ही होगा साइन कन्वेंशन से. इसका जो माइनर वैल्यू होगा दैट विल बी b2 c3 माइनस ऑफ c2 b3. ये हमने यहाँ पर लिख दिया. सेकंड एलिमेंट यहाँ पर b1 है, साइन इसका माइनस होगा फ्रॉम दिस साइन कन्वेंशन. सो दिस इज माइनस ऑफ b1. और इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे. क्या देखेगा हमें, a2 a3 c2 c3. तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a2 का c3 के साथ. सो दैट विल बी a2 c3 माइनस ऑफ
C2 A3। लास्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का C1 है, हमने यहाँ पर लिखा प्लस C1 क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस साइन आता है इस पोजीशन पे। अब C1 के लिए हम यहाँ पर थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, क्या दिखाई देगा हमें यहाँ पर, ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो दैट विल बी A2 B3 माइनस ऑफ B2 E3। नाउ अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू देखेंगे, दोनों आपके एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। सो कंक्लूजन इज दैट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट ट्रांसपोज। और किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी अनचेंज्ड, वो आपका चेंज नहीं होगा। सो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर है, if two rows or column of a determinant are interchanged then the determinant retains its absolute value but its sign is changed। क्या मीनिंग है इस प्रॉपर्टी का? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में टू रोज या टू कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज कर देते हैं, सो इन दैट केस जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द टू रोज और टू कॉलम, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा बट साइन विल बी चेंज, आपका साइन वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करा, एलिमेंट्स ऑफ कोर्स आपके वही हमने लिए हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में लिए थे, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। नाउ तो अब हम यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉलम के अलोंग, हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉलम के अलोंग ही डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए। क्लियर? सो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है A1, हमने यहाँ पर A1 लिखा, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्या एलिमेंट दिखाई देंगे हमें, B2 C2 B3 C3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो A1 इंटू B2 C3 माइनस ऑफ B3 C2। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर A2 है, हमने यहाँ पर A2 लिखा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा साइन कन्वेंशन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर आपका यहाँ पर आ रहा माइनस साइन, हमने यहाँ माइनस साइन यूज़ कर लिया। और अब इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, तो आपके एलिमेंट होंगे B1 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। लास्ट एलिमेंट इज A3, हमने यहाँ पर A3 को लिखा, A3 को लिखने के बाद आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा प्लस। और अब हम यहाँ पर थर्ड कॉलम को और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को नहीं देखेंगे क्योंकि एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी A3 इंटू B1 C2 माइनस ऑफ B2 C1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लें। नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू अलोंग फर्स्ट कॉलम, अब हम यहाँ पर इस गिवन डिटरमिनेंट के किसी भी टू रोज को अब हम इंटरचेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसको इंटरचेंज करा है, हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड रो की जगह आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं और फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो के एलिमेंट हैं। अब हम यहाँ पर फिर से फर्स्ट कॉलम के अलोंग ही यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी A3, तो हमने यहाँ पर A3 लिखा। अब A3 को लिखने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को नहीं देखेंगे क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट हो रहा है। ये 4 एलिमेंट आपको बचे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी A3 इंटू B2 C1 माइनस ऑफ B1 C2। इसके बाद सेकंड एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पर A2, साइन आपका माइनस आएगा तो माइनस ऑफ A2, और इसके लिए अब हम यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं देखेंगे, तो एलिमेंट हमें क्या देखेंगे, B3 C3 B1 C1, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस A2 इंटू B3 C1 इंटू B3 C1 माइनस ऑफ B1 C3, इसको हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट लास्ट एलिमेंट इज A1, तो प्लस ऑफ A1, क्योंकि साइन यहाँ पर आपका प्लस आएगा साइन कन्वेंशन से, तो प्लस A1। अब हम यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें ये चारों एलिमेंट दिखेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी A1 इंटू B3 C2 माइनस ऑफ B2 C3। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर रोज को इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करा है फर्स्ट कॉलम के अलोंग। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर इक्वेशन लिखा है इससे हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। सो आफ्टर दैट क्या होगा, आपके अंदर जो टर्म लिखे हुए हैं एलिमेंट के, जो आपके को माइनर हैं, उनके जो टर्म लिखे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तो ये आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और ये यहाँ पर, ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सेम थिंग इज हेयर अप्लाइड, B3 C1 यहाँ आ गया, B1 C3 यहाँ पर, और B3 C2 यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया।
अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइनस साइन लेने के बाद ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखाई दे रहा है, बेसिकली दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट विदाउट इंटरचेंजिंग द रो। क्लियर। सो व्हाट हैपन, रो को इंटरचेंज करने के बाद आपस में कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद हमें जो डिटरमिनेंट वैल्यू मिल रही है उसका वैल्यू तो सेम है बट माइनस साइन आ जा रहा है। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज और कॉलम डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड आपका वही है, बस माइनस साइन और आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम याद रखेंगे कि जब हम कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो सेम रहता है, बस आपका एक साइन अलग से उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देखेंगे। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आपको टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, अगर वो आइडेंटिकल हैं तो फिर हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको जीरो लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कैसे ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ले लिया है, एलिमेंट आपके हमने वही प्रीवियसली कंसीडर करे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब हम यहाँ पर एक एजम्पशंस लगा रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट के इक्वल हैं। इसको हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया दैट A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वल टू B2 एंड C1 इक्वल टू C2। तो जब हम इन वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे सेकंड रो के आपके एलिमेंट अब क्या हो जाएंगे, A1 B1 C1। तो अब हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें ऑब्टेन होगा, क्या चेंज आएगा, हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर अब हम जो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा A1 एलिमेंट, A1 हमने यहाँ पर लिखा, तो ये रो और ये कॉलम नहीं देखेंगे, हमें क्या दिखाई देगा, ये चारों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका B1 C3 माइनस ऑफ B3 C1। इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ऑफ B1, और अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं देखेंगे तो हमें क्या एलिमेंट दिखाई देंगे, A1 A3 C1 C3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो A1 C3 माइनस ऑफ A3 C1। लास्ट एलिमेंट इज C1, तो प्लस ऑफ C1 हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस C1। और अब इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो नहीं देखेंगे, हमें यहाँ पर ये चारों एलिमेंट दिखाई देंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज A1 B3 माइनस ऑफ A3 B1। अब हम इनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करा A1 B1 C3 माइनस ऑफ A1 B3 C1, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ A1 B1 C3, और ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, सो दैट इज A3 B1 C1। सिमिलरली हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम क्या देख रहे हैं, सारे टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं और आपका जो आंसर आ रहा दैट इज जीरो। सो ये आपका प्रूफ हो गया कि अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में टू रोज या टू कॉलम सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन द डिटर्मिनेंट, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी जीरो। इस चीज़ को हम याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. What we are saying कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में एक कांस्टेंट वैल्यू का, किसी रो के सारे एलिमेंट और या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में हम एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आने वाला है वो भी आपका k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू का। इसको भी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट कंसीडर करा है, एलिमेंट आपके प्रीवियसली वही है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट k लेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर किसी भी रो में कर देंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर थर्ड रो कंसीडर कर लिया है, तो हम इस k का मल्टीप्लाई अगर हम रो 3 में करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमने क्या करा है कि आपका जो थर्ड रो था उसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर देखिए आपका ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, KA3 KB3 और KC3। अब हम इसका यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। सो वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 इंटू इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर इन चारों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज A1 इंटू B2 इंटू KC3 माइनस KB3 इंटू C2। नेक्स्ट एलिमेंट इज B1 फर्स्ट रो में, सो माइनस ऑफ B1, इसको हम ऐसे कर देंगे, हमें ये चारों एलिमेंट दिख रहे हैं, तो A2 इंटू KC3 माइनस ऑफ KA3 इंटू C2 माइनस ऑफ KA3 इंटू C2। लास्ट एलिमेंट इज C1,
तो प्लस ऑफ C1। अब इस एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट थर्ड कॉलम को नहीं देखेंगे, ये चारों एलिमेंट हमें यहाँ पर देखेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो दैट विल बी KA3B2 माइनस ऑफ KA2B3। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपके सारे जो टर्म हैं, टर्म 1, 2 एंड 3, सभी में आपका K वैल्यू ज़रूर आ रहा है, तो हमने इस K को कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग K कॉमन, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है, जो आपका इक्वेशन बचा हुआ है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। जो हमने डिटर्मिनेंट लिया है उसका फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट वैल्यू इन एनी रो एलिमेंट और इन एनी कॉलम एलिमेंट, आपका जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आएगा वो भी आपका K टाइम्स हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 5। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके कोई भी टू रोज या टू कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शनल हैं, मीन्स आपके एक फिक्स्ड रेशियो में हैं, उनमें एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन हो रहा है, इन दैट केस द डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। सो इसको हम देखेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट A कंसीडर करा है, इसके एलिमेंट आपके हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रो 3 के लिए जो आपके एलिमेंट हैं, हमने एज्यूम कर लिया दैट दे आर इन प्रोपोर्शन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1। हमने यहाँ पर A3 को ले लिया है KA1, B3 को ले लिया है KB1 और C3 को ले लिया है KC1। तो जब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डिटरमिनेंट में रिप्लेस करेंगे, सो A3 आपका KA1 हो जाएगा, B3 KB1 और C3 KC1। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट्स की जो आपकी जो थर्ड रो है, इससे हम K वैल्यू को कॉमन लेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली यही प्रूफ करा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट होता है वो K टाइम्स हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट से इसके कांस्टेंट को हटा दें, तो जो आपका रिजल्टेंट डिटरमिनेंट है वो आपका यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट हमें मिलेगा वो आपका K टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो मतलब इन दोनों को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो हम किसी रो के सारे एलिमेंट में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट है उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने यहाँ पर इस K को कॉमन ले लिया और उसको यहाँ प्लेस कर दिया। सो व्हाट वी आर वॉचिंग हेयर कि अब यहाँ पर कांस्टेंट K तो आपका बाहर आ गया, बट अब सिचुएशन क्या डेवलप हो गई है कि यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए हैं। और अगर कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, तो ये भी हमने अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी में प्रूफ करा है कि आपका ऐसे केस में अगर टू रोज या टू कॉलम के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, एक और आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है दैट इफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, इन दैट केस द डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर, if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. What we are saying in this property कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें किसी रो या किसी कॉलम के जो एलिमेंट हैं, if they are as a sum of two or more terms, अगर किसी रो या किसी कॉलम के जो एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के सम के फॉर्म में हैं, इफ़ दे आर इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हमने क्या डिफाइन करा है, यहाँ पर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो आपके सभी टू टर्म्स के फॉर्म में हैं, सभी आपके टू टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में हैं। सो इन दैट सिचुएशन आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। क्लियर? मीन्स अगर आपके किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को हम टर्म टू और मोर देन टू टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आएगा वो भी आपका टू डिटरमिनेंट के सम या टू से ज़्यादा डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में आएगा। इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट लिया है और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को आप देखिए, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं दे आर ऑल द थ्री एलिमेंट दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट आपका एलिमेंट है A1 प्लस अल्फा 1, सेकेंड एलिमेंट है B1 प्लस बीटा 1, थर्ड वन है C1 प्लस गामा 1।
तो अब हम यहाँ पर ये जो आपका पूरा डिटर्मिनेंट है इसको हम टू डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, सो दैट कैन बी रिटन एज फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर a1 प्लस अल्फा 1 है, हमने यहाँ a1 प्लस अल्फा 1 लिखा, और फिर उसके बाद इस एलिमेंट के लिए आपका यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज रिटन एज b2c3 माइनस ऑफ b3c2। सेकेंड एलिमेंट इज b1 प्लस बीटा 1, सो माइनस ऑफ b1 प्लस बीटा 1। इसके लिए आपके एलिमेंट क्या होंगे? ये दोनों एलिमेंट इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो a2c3 माइनस ऑफ a3c2। लास्ट वन है c1 प्लस गामा 1, तो प्लस ऑफ c1 प्लस गामा 1, और इसके लिए आपका इन एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज इंटू a2b3 माइनस b2a3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आपके सम टर्म है इनको हम सेपरेट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा a1 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म प्लस अल्फा 1, इस टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? मीन्स ये जो आपका b2c3 है माइनस b3c2 ये आपका इन दोनों के साथ इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा, तो a1 के साथ हमने इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया और अल्फा 1 के साथ यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली आपका यहाँ पर जो टर्म है b1 प्लस बीटा 1, तो b1 का मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करा, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, और बीटा 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए c1 प्लस गामा 1 के लिए c1 के साथ हमने इस टर्म को यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और गामा 1 के साथ इस टर्म को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। So what we are watching that this is representing a determinant value and this is also representing a determinant value of another determinant। कौन सा determinant इसको हम देखेंगे। So that can be written as like this one। ये जो आपके प्रीवियसली दो इक्वेशन थे, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो हमने क्या कंक्लूजन निकाला दैट हमारे पास कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके किसी रो या कॉलम के एलिमेंट टू और मोर देन टू टर्म के एडिशन के फॉर्म में हैं, तो जो आपका रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट आएगा वो भी आपका टू या मोर देन टू डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स अगर एलिमेंट एडिशन के फॉर्म में है तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट भी अलग अलग डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू एनी रो और कॉलम the value of the determinant remains the same। what we are saying कि किसी रो या कॉलम के मल्टीपल को हम किसी दूसरी रो के या कॉलम के एलिमेंट में ऐड करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। क्या कह रहे हैं हम? कोई भी हमने रो कंसीडर करा है, कोई भी कॉलम, उसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उन सारे एलिमेंट को किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दिया, तो आपका जो डिटरमिनेंट वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे हम इसको। सो लेट वी हैव टेकन डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अब हमने यहाँ पर क्या करा है कि जो आपका यहाँ पर रो 3 है, इस रो 3 के सारे एलिमेंट में हमने पहले तो k वैल्यू का कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करा और फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को हमने कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 के एलिमेंट में ऐड कर दिया। सो ये आपका क्या हो जाएगा a1 प्लस के a3 b1 प्लस के b3 c1 प्लस के c3। यही आपका स्टेटमेंट था कि अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को इफ़ द मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड, मल्टीपल ऑफ एनी रो एलिमेंट इज एडेड इन एनी अदर रो और इन एनी अदर कॉलम। मीन्स अगर हम या तो कोई रो ले रहे हैं तो रो में ही ऐड करेंगे और कॉलम के एलिमेंट ले रहे हैं तो कॉलम में ही ऐड करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि रो के एलिमेंट का मल्टीपल ले लें और कॉलम में ऐड करें, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हमने यहाँ पर क्या करा, रो 3 के सारे एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई करा। आफ्टर दैट जो आपके स्केल्ड एलिमेंट आए उनको हमने करस्पॉन्डिंग रो 1 के एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो अब रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो अभी हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी शो करा था कि अगर हमारे किसी रो के एलिमेंट दो एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में हैं तो हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को दो सेपरेट डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका a1 b1 c1 के साथ फर्स्ट डिटरमिनेंट कंसीडर होगा और के a3 के b3 और के c3 के साथ अनदर आपका डिटरमिनेंट कंसीडर होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं और थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं दे आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स इन एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स है। यहाँ पर देखिए a3 और ke3 का रेशियो k है, मीन्स जो आपका फर्स्ट रो है वो थर्ड रो का k टाइम्स है। और ये प्रीवियसली अभी हमने प्रूव करा था दैट इफ़ वी हैव एनी डिटरमिनेंट, कोई ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके दो रो के एलिमेंट या दो कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है,
तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला डिटरमिनेंट। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि अगर हम यहाँ पर किसी रो या कॉलम के मल्टीपल एलिमेंट को किसी दूसरी रो में ऐड करते हैं तो हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लास्ट एक और प्रॉपर्टी है छोटा सा, इसको हम और देखेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ पर, दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, छोटी सी प्रॉपर्टी है। सो द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स और एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट with cofactors of corresponding elements of any other row or column is 0। क्या कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, पहले तो हम इसको समझेंगे कि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है। सो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ, किसी दूसरे रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके कोफैक्टर के साथ जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। फिर से देखेंगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम किसी भी एक रो के एलिमेंट लेंगे और जो कोफैक्टर लेंगे वो किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर कंसीडर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर ले लिए हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट A1 B1 C1। तो अब हम यहाँ पर नॉर्मली जब हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो इन्हीं एलिमेंट का, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, जो रो हम ले रहे हैं, उसी के कोफैक्टर कंसीडर करते हैं। बट व्हाट वी आर सेइंग हियर कि हम यहाँ एलिमेंट तो लेंगे फर्स्ट रो के, लेकिन जो हम कोफैक्टर लेंगे वो हम A1 B1 C1 का नहीं लेंगे, वो हम किसका कोफैक्टर लेंगे, किसी और रो। तो हमने यहाँ पर सेकंड रो कंसीडर कर लिया है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर A21 A22 और A23, इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा आपका A21, इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा A22 और इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या हो जाएगा A23। तो अब हम A1 B1 और C1 में A1 B1 C1 के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम A2 B2 C2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। बस सिंपल थिंग इज दैट। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं, बट फिर भी इसको हम देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर A1 लिखा और A21 का जब हम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो A21 का कोफैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि इस पोजीशन के लिए कोफैक्टर क्या होगा। तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, ऑफकोर्स माइनस, क्योंकि जो आपका साइन कन्वेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, इस पोजीशन का साइन क्या होता है माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। और इस पोजीशन के लिए आपका कोफैक्टर माइनर क्या हो जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, तो हमें क्या दिखाइएगा B1 C1 B3 C3, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। एलिमेंट B1 के लिए हम B1 का कोफैक्टर नहीं लेंगे, हम B2 का कोफैक्टर लेंगे। साइन यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा और B2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा A1 C1 और A3 C3, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। लास्ट एलिमेंट विल बी C1, बट हम C1 की जगह C2 का कोफैक्टर लेंगे, तो साइन आपका यहाँ पर क्या आएगा, ऑफकोर्स साइन आपका यहाँ पर माइनस आएगा। सो माइनर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ऑफकोर्स A1 B1 और A3 B3। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर C2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे ना कि C1 का। तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे और ये वाला रो नहीं देखेंगे, तो हमें क्या देखेगा A1 B1 और A3 B3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर सारे टर्म कैंसिल होते हैं और ये वैल्यू आती है आपकी 0। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको चेक करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंसीडर करा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द गिवन डिटरमिनेंट आर 0। बिना एक्सपेंशन किए हुए, मीन्स हमें केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और ये बताना है कि आपको यहाँ पर जो डिटरमिनेंट गिवन है इनका वैल्यू 0 होगा। तो ये आपके यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, इनको हमें इंडिविजुअली 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लिया, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका डिटरमिनेंट, हमने यहाँ पर जो डिटरमिनेंट वैल्यूज़ को डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है, नॉर्मली हम इसको डेल्टा से ही प्रेफर करते हैं। सो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। आपके यहाँ पर वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट के, 102 18 36 134 17 36। अगर हम यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी को रिमाइंड करें और ध्यान से देखें कि यहाँ पर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं दे आर द मल्टीपल ऑफ थर्ड रो एलिमेंट, हमें यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी को माइंड में रख के ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 102, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 17, 7 6 जा क्या होता है 102, 3 6 जा 18 एंड 6 6 जा 36। तो हमने यहाँ पर इसको कैसे लिख दिया 17 × 6 3 × 6 6 × 6। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके जो फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट हैं राइट नाउ दे आर इन प्रोपोर्शन विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंपोज होगी, जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 स्टडी करी थी, दैट इफ द
2 रो एलिमेंट और 2 कॉलम एलिमेंट आर इन प्रोपोर्शन देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। तो बहुत ही इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इनको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए ही यूज़ करते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड रो और फर्स्ट रो के एलिमेंट प्रोपोर्शन में है, हैंस देयर डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। नाउ सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड पार्ट के हमने एलिमेंट को यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली हम देखें कि यहाँ पर आपके जो एलिमेंट गिवन हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं, या यहाँ पर आपके थर्ड रो और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं, इसमें आपका साइन चेंज है। जैसे ये आपका यहाँ पर b माइनस है, ये a माइनस बी है, ये c माइनस है, ये a माइनस सी है। तो हमने यहाँ पर स्मार्टली क्या करा है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते तो डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। इट मीन्स वी आर स्टिल यूजिंग द प्रॉपर्टीज। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर क्या करा है कि हमने यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रो, आपका जो माइनस साइन है, हमने सारी रो से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से -1 को कॉमन ले लिया। यहाँ से भी रो फर्स्ट से हमने -1 कॉमन ले लिया, रो 2 से भी -1 कॉमन ले लिया और रो 3 से भी -1 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या चेंज आएगा, यहाँ पर आपका जो कॉमन आएगा दैट विल बी -1 टू दी पावर 3। और अब यहाँ पर देखिए सारे रो के साइन चेंज हो गए। 0 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी था, ये b माइनस ए हो गया है, a माइनस सी से ये c माइनस ए हो गया है, ये यहाँ पर b माइनस ए से a माइनस बी हो गया, 0 एज इट इज़ रहेगा, b माइनस सी से ये c माइनस बी हो गया, c माइनस ए से यहाँ पर ये a माइनस ए में चेंज हो गया, c माइनस बी से ये चेंज हो गया b माइनस सी में, 0 एज इट इज़ रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपका क्या है, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था वही वैल्यू हमें फिर से मिल गई। और यहाँ पर -1 का क्यूब भी हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस, और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था। मीन्स हम इसको डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट वी आर डिफाइनिंग हियर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। इट मीन्स 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लास्ट पार्ट इज वी हैव गिवन दैट डेल्टा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 42 40 एंड 2। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूटिलाइज करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हम अगर कॉलम सेकंड के एलिमेंट को कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें, देन वी विल ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करा, हमने यहाँ पर C1 को C1 माइनस C2 में कन्वर्ट कर दिया। C1 को हमने रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 42 माइनस ऑफ 40। मीन्स C1 को हमने C1 माइनस C2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑफ कोर्स यू नो आपने ये पढ़ा है 11th क्लास में, ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पर इसी का अपोजिट वैल्यू लिखा है, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये आपका -1 हो जाएगा। 42 माइनस 40 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट कॉलम 3 के एलिमेंट के इक्वलेंट हो गए हैं। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट आपके आइडेंटिकल हैं। ये भी आपका प्रॉपर्टी है कि अगर आपके 2 कॉलम या 2 रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, देन देयर डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इन क्वेश्चन को कितना जल्दी से सॉल्व कर लिया है, कितना जल्दी हमने इनको वेरीफाई कर लिया है। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉल्विंग द डिटरमिनेंट प्रॉब्लम्स। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड वी विल डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को इसको शेयर करिए।